गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपको गृह व्यवस्था के आगे की चीज़ें बताऊंगी। कल आपको गृह व्यवस्था क्या होती है, गृह व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, कौन कौन सी चीज़ें उसमें मदद करती हैं और कौन कौन सी चीज़ें बाधक हैं गृह व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, आपको बताया था मैंने कल। अब आज बताऊंगी कि गृह व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है आय, पारिवारिक आय। आपके पास पैसे नहीं हैं तो आपकी कोई भी बनाई गई योजना पूरी नहीं हो सकती। अब पारिवारिक आय क्या होती है और पारिवारिक आय की क्या आवश्यकता है? आय वह धन है जिससे हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। आय जितनी अधिक होगी बच्चों, हमारे जीवन का स्तर उतना ही ऊंचा होगा और हम अपनी इच्छा अनुसार अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। यदि आय कम है तो हम अपनी आवश्यकताओं को कम करने की कोशिश करते हैं, उनमें कटौती करने की कोशिश करते हैं। तो आय का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। पारिवारिक आय क्या होती है? पारिवारिक आय जो भी व्यक्ति मेहनत करके अपने वेतन से, मकान का किराया हुआ उससे, या बैंक में पैसे जमा हैं उससे जो ब्याज मिलता है, उससे जो धन प्राप्त होता है, वो सभी आय के अंतर्गत आते हैं। उसी आय से हम अपनी आवश्यकताओं की, दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। अब आय बच्चों, मुख्यतः आय दो प्रकार की होती है, एक प्रत्यक्ष आय और अप्रत्यक्ष आय। दो प्रकार की आय होती है। विभाजित किया गया है। नंबर 1 प्रत्यक्ष आय, और दूसरी अप्रत्यक्ष आय। प्रत्यक्ष आय बच्चों वो आय है जो वेतन से, मजदूरी से, यानी जो लोग नौकरी करते हैं उनका जो वेतन मिलता है, जो लोग कठिन परिश्रम करके धन कमाते हैं वो मजदूरी के अंतर्गत आता है। इसके अतिरिक्त जिनके बड़े मकान हैं वो कमरे किराए पे दे देते हैं, उनका जो किराया आता है। और कुछ ऐसी सेवाएं हैं जिनमें निःशुल्क सुविधाएं मिलती हैं, जैसे निःशुल्क मकान मिलते हैं, यानी उन कमरे का किराया नहीं लगता, या फिर निःशुल्क चिकित्सा मिलती है, वो भी आय के अंतर्गत ही आता है। क्योंकि यदि हमें विभाग से मकान न मिलता या निःशुल्क चिकित्सा न मिलती तो हम उसका व्यय करते, इसलिए वो भी आय के अंतर्गत ही जोड़ा जाता है। तो ये सभी आय प्रत्यक्ष आय होती हैं। और अप्रत्यक्ष आय में देखिए, दूसरा नंबर है अप्रत्यक्ष आय। अप्रत्यक्ष आय में वो आय जोड़ी जाती है बच्चों जो, जैसे आपने बैंक में पैसे जमा कर दिए या डाकखाने में पैसे जमा कर दिए, जो बचत का धन है उसको आपने जमा कर दिया, और जमा करने के बाद उस धन का जो ब्याज मिलता है वो अप्रत्यक्ष आय में आता है। और इन्हीं यानी अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष आय के द्वारा ही हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। अब आय के साधन, आय के कौन कौन से साधन हैं? तो आय के ये दो प्रकार हैं। अब आय के साधन आपको बताऊंगी। तो पहला साधन है वेतन, यानी जो लोग नौकरी करते हैं उनको वेतन मिलता है, वो ये भी आय ही में मानी जाएगी, ये आय ही मानी जाएगी। मजदूरी, यानी जो लोग कठिन परिश्रम करते हैं उनका जो वेतन मिलता है, उनको जो मजदूरी मिलती है, वो भी आय ही वो परिवार की आय ही मानी जाएगी।
मकान का किराया भी आय के अंतर्गत ही आता है। ब्याज यानी बैंक में, डाकखाने में, अन्य कंपनियों में यदि आप पैसा लगाते हैं और आपको ब्याज के रूप में कुछ धन प्राप्त होता है तो वो आय के रूप में, आय में ही आपके सम्मिलित होगा। पेंशन, बच्चों जो लोग नौकरी करते हैं, वेतनभोगी होते हैं, यानी जिनको वेतन मिलता है और सेवा समाप्त होने पर वो वेतन पेंशन का रूप ले लेता है, यानी वेतन नहीं मिलता है फिर उनको महीने भर में पेंशन मिलती है और वो पेंशन भी पारिवारिक आय का एक हिस्सा होती है, यानी वो भी पारिवारिक आय में ही जोड़ी जाएगी, वो भी पारिवारिक आय ही मानी जाती है। और उपहार यानी शादी ब्याह में या अन्य अवसरों पर, बर्थडे में, अन्य किसी शुभ अवसर पर, ऐसे हमारे यहाँ कई सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं जिनमें हम एक दूसरे को उपहार देते हैं। और ऐसा उपहार केवल धन ही नहीं होता, हम सामान भी देते हैं, जेवर गहने दे सकते हैं और ये भी हमारी पारिवारिक आय के अंतर्गत ही आता है। और घरेलू उद्योग धंधे यानी पारिवारिक आय का ये भी एक साधन है। कपड़े बुनना, सिलाई करना और छोटे छोटे काम करके व्यवसाय के रूप में व्यवस्थित करना, जिससे आय प्राप्त होती है और ये भी पारिवारिक आय का ही एक स्रोत है। कृषि और पशुपालन, आप जानते हैं कि हमारा देश भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर कृषि पशुपालन का मुख्य स्थान है। लोग ज़्यादातर यही काम करते हैं, ज़्यादा जनसंख्या यहाँ की कृषि पर ही आश्रित है। और कृषि, जब खेती फसल पक जाती है तो किसान उस फसल को बेचकर उसे धन प्राप्त करता है और वो धन भी उसकी वर्ष भर की मेहनत होती है, उसकी आय होती है। और पशुपालन, आप जानते हैं कि जिस प्रकार कृषि की प्रधानता है हमारे देश में, उसी प्रकार पशुपालन की भी प्रधानता। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पशुओं को पाला जाता है। कुछ लोग मुर्गी पालन, गाय भैंस को पालते हैं, मुर्गी को पालते हैं अंडे के लिए, गाय भैंस को दूध के लिए, उसका दूध भी बेचते हैं। जो उनके बच्चे होते हैं गाय भैंस के, उनको भी बेचा जाता है। इसी तरह मुर्गी के अंडे बेचे जाते हैं और मुर्गियों को भी बेचा जाता है मांस के लिए। तो ये भी पशुपालन भी आय का एक स्रोत है। अगला है पारिवारिक व्यय, यानी पारिवारिक व्यय क्या है? पारिवारिक व्यय बच्चों वो धन है जिसे हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खर्च करते हैं, वो पारिवारिक व्यय कहलाता है। अब हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या खर्च करते हैं, कितना खर्च करते हैं, ये आपकी आय पर निर्भर करता है। अगर आपकी आय अधिक है तो आप अधिक महंगी चीज़ें यूज़ करेंगे, लेकिन जिसकी आय कम है वो सस्ती चीज़ें भी यूज करते हैं। तो कहने का मतलब ये, आय पर ही हमारा व्यय निर्भर करता है। हमारी आय जैसी होगी हमारा व्यय भी वैसा ही होगा। हमारा व्यय परिवार के सदस्यों की संख्या पर भी निर्भर करता है। यदि परिवार बड़ा है और उसमें बुजुर्ग और बच्चों की संख्या ज़्यादा है तो व्यय की जो मात्रा है वो कुछ बढ़ जाती है, क्योंकि बच्चों पर और बुजुर्गों पर व्यय अधिक करना पड़ता है। और इसी प्रकार परिवार के सदस्यों का व्यवहार भी इसी व्यय पर निर्भर करता है। देखिए, यदि आप सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति उनकी रुचि के अनुसार नहीं करते हैं तो मतभेद बन सकते हैं, परिवार में कलहपूर्ण माहौल बन सकता है, शांति की कमी हो सकती है। तो इसलिए व्यय गृहिणी को चाहिए कि व्यय में इस बात का ध्यान रखा जाए कि परिवार के सदस्यों की रुचि क्या है। परिवार की कार्य व्यवस्था, यानी परिवार में जितने भी लोग हैं उनको उनके कार्य बता दिए जाएं, तो इससे आपको थकान भी महसूस नहीं होगी। कार्य श्रेणियों में बढ़ जाएगा, लोगों में बढ़ जाएगा। आप अकेले के ऊपर, एक गृहिणी के ऊपर ही सारा कार्य का बोझ नहीं आएगा और सभी के द्वारा हाथ बटा लेने से कार्य अच्छी प्रकार से पूरा हो जाएगा। और क्योंकि काम छोटे छोटे भागों में बढ़ गया है तो सारे काम अच्छी तरीके से पूरे भी हो जाएंगे। बच्चों, आपके इस चैप्टर में कार्य व्यवस्था में आपको कार्य व्यवस्था के साधन, उनमें आने वाली बाधाएं आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। और इसमें कार्य व्यवस्था के साधन में आपको 2 साधन बताए हैं, भौतिक साधन और मानवीय साधन। भौतिक साधन में
उस भौतिक साधन में सारी जो आधुनिक उपकरण हैं उनका आप उपयोग करेंगी, जिससे आपकी कार्य व्यवस्था सुचारू रूप से बहुत ही कम समय में पूरी हो जाएगी और समय और श्रम दोनों की बचत होगी। आप अपना अतिरिक्त समय किसी अन्य मनोरंजकपूर्ण कार्य में अपने उन्नति के लिए, अपने जो आपको पसंद हो वो कार्य करने के लिए आप वो समय यूज कर सकती हैं। और यदि दूसरा जो प्रकार था, यानी जो दूसरा साधन था वो था अमानवीय साधन, उसमें आपकी रुचियाँ, आपके ज्ञान, आपका अनुभव, ये सभी सहायक हैं। यानी आपकी गृह व्यवस्था तभी सुचारू रूप से चलेगी यदि आपको कार्य करने का तरीका पता है, आपकी कार्य करने में रुचि है। आप बिना रुचि के कोई कार्य कर रही हैं तो कार्य पूरा नहीं हो सकता। बच्चों, ये पूरा चैप्टर आपको अच्छे से आपको कल पढ़ लेना है और आपको कल इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर मैं लिखवाऊंगी।